स्टेट में जो हो इधर से 3rd नंबर। ठीक है, वेरी गुड। नाम बोलो अपना। ओके, कौन सी क्लास में हो? 12th में। क्या बनना चाहते हो? बिजनेसमैन। कौन है आपका रोल मॉडल? रतन टाटा। एक्सीलेंट, ताली बजा दीजिए। ठीक, अब आपने जिन जिन को रोल मॉडल, मैंने केवल 3 लोगों से पूछा है, सबसे नहीं पूछ रहा हूं। आप लोग सब किसी न किसी को रोल मॉडल मानते हो। उन रोल मॉडल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है, धोनी को तो हम जान लिए क्योंकि उसकी पिक्चर आ गई थी। ठीक है, आप रतन टाटा के बारे में कितना जानते हो? थोड़ा बहुत ही जानते हो ना। अब उनके बारे में पूरा पढ़ना स्टार्ट करना, तब आप उनके जैसा बन पाओगे आखिरी में। ठीक है, तो ये रोल मॉडल का हमारे जीवन में महत्व है कि हम अपने रोल मॉडल को सही लोगों को चुने, जो वास्तव में, जिन्होंने अपने जीवन में, जिन्होंने वास्तव में अपने समाज के लिए, जिन्होंने वास्तव में अपने देश के लिए, जिन्होंने वास्तव में संसार के लिए कुछ अच्छा किया। ठीक है, उनको रोल मॉडल मानना है। और एक ऐसे ही रोल मॉडल की कहानी श्रीमती अनीता साहू जी आप लोग के बीच में लेकर के आ रही हैं। आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिएगा कि लड़कियों के लिए एक बेस्ट रोल मॉडल कौन हो सकता है। ठीक है, तो एक कहानी आपके सामने में दीदी डॉक्टर योगेंद्र और साथ में इंजीनियर योगेंद्र तो अपनी लाइफ के लिए, है ना, अपने राष्ट्र के लिए क्या क्या अपना योगदान देना है, उसके लिए बहुत सारे वादे दिए हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ोगे। आप लोग जब स्कूल आते हो तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं आपको लंच बॉक्स लेके भेजते हैं ना, ताकि आप यहाँ तक आपको भूख ना लगे। वैसे ही आपको सभी ने आपकी ज़िंदगी में, आगे राष्ट्र में कैसे इस पाथे को लेके जाना है ना। तो मैं यहाँ पे आपको अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कितने लोग जानते हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में? हाथ उठा दीजिए। क्या बात है, आप लोग कोई भी नहीं जानते हो, तब तो और भी जरूरी हो जाता है कि आपको जानना चाहिए। आप लोग ये भी जानते होंगे कि कितने कंटिनेंट्स होते हैं, कितने महाद्वीप होते हैं? 7 होते हैं। आपको पता है सभी जितने भी कंटिनेंट्स होते हैं सभी जगह पर्वत हैं और सभी का एक टॉप पॉइंट होता है। पता है? अपने यहाँ का पता है? एशिया का कौन सा है? क्या बात है, माउंट एवरेस्ट नहीं पता आप लोग को? पता है ना, जोर से चिल्ला के बोलो, स्टूडेंट हो, है ना। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पीक है, पता है आपको? हमारे एशिया का। ऐसे ही आप विश्वास नहीं करोगे, जितने कंटिनेंट्स हैं सभी जगह पीक्स हैं, ऊंचाइयां हैं पर्वतों की। तो यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा की कहानी शुरू करते हैं। अरुणिमा सिन्हा जो है वो वॉलीबॉल प्लेयर थी, है ना। एक्चुअली थी इसलिए बोल रही हूँ कि आप कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा क्यों थी। तो क्या होता है, वो एक बार लखनऊ से दिल्ली वापस आ रही होती है ना। तो क्या होता है, ट्रेन में सफर कर रही होती है, तो वो एग्जाम दे के लौट रही होती है। वहाँ पे ये होता है कि 4-5 बदमाश आते हैं। जनरली देखे होंगे कि लूटपाट मचाते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी लूटपाट किया जाता है। बाकी सभी जो है कोई भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा जो होती है वो विरोध करती है, क्योंकि वो एक प्लेयर होती है। आपको पता है प्लेयर्स में फाइट करने की क्षमता होती है बिल्कुल। तो वो भी फाइट करती है, लेकिन जो बदमाश होते हैं वो क्या करते हैं, उनको उनके गले में सोने की चैन होती है, वो विरोध करती है और वो लोग क्या करते हैं, उसको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। अब सोचिए उनकी कंडीशन कैसी होगी। ठीक उसी समय दूसरे ट्रैक से एक और ट्रेन जा रही होती है और अरुणिमा सिन्हा जो है वो टकराती है। जैसे पिंपल बाल जानते हो, इधर से मारा जाता है, उधर से जाते मारा जाता है, वैसे ही कंडीशन में वो वहाँ गिर जाती है। थोड़ी देर होता है, दोनों ट्रेन चली जाती है। वो देखती है, वो उठना चाहती है, उठकर बैठना चाहती है, लेकिन होता क्या है, वो नहीं उठ पाती है। कारण क्या होता है, देखती है अपने लेफ्ट थाई वो जींस पहनी हुई होती है, उसका जो नीचे का पैर होता है, नीचे का पैर वो लटक रहा होता है। दूसरा पैर, वहाँ की हड्डियाँ जो है वो टूटी हुई होती है, बाहर निकली हुई होती है। दोनों एल्बोस, पता है ना ये वाला पोर्शन, दोनों एल्बोस उसके टूटे हुए रहते हैं। उसकी स्पाइन, आपको पता है रीढ़ की जो हड्डी होती है वहाँ पे करीब उसको 4-5 फ्रैक्चर होते हैं। अब आप सोचिए उसकी हालत कैसी है दोनों ट्रैक के बीच। इस दौरान जब वो पूरी रात वहाँ पड़ी होती है, करीब 49 ट्रेनें वहाँ से गुजरती हैं। शौचालय होता है ट्रेन में, पता है आपको, उसके गंदे पानी उसके शरीर पे गिरते हैं, है ना। सोचिए कैसी कंडीशन है। अब उसकी हालत आप सोच सकते हो कैसा होगा, कितनी बुरी कंडीशन में है, कितना दर्द हो रहा होगा उसको। आपको
है? होता है ना। तो अब वो अपने दर्द को किससे कहे, है ना। तो क्या करती है, वो पेट के बल लेटती है जैसे तैसे और उन पत्थरों को अपने हाथ में होल्ड करती है और जितना भी अपना दर्द है वो उन पत्थरों को के द्वारा भुनाने की कोशिश करती है ना। ऐसे करते करते अब अभी भी वो कॉन्शियस में है, उसको होश पूरा रहता है, लेकिन ऐसा होता है कि उसको दिखना बंद हो जाता है। ऐसे करते करते पूरी रात बीत जाती है। अब सुबह होती है, गाँव वाले देखते हैं, उसको बरेली के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब जब वो बरेली के हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसको होश बिल्कुल भी रहता है, दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं, कॉन्सिस्ट होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि ना तो हमारे पास एनेस्थीसिया है और ना ही हमारे पास ब्लड है, क्योंकि उसका पैर काटना पड़ेगा, है ना। पैर को काटना था तो अरुणिमा सिन्हा जो वहाँ लेटी हुई होती है पूरी बात सुन रही होती है। अरुणिमा सिन्हा कहती है, मैंने रात भर इतना दर्द झेला है कि अब मुझ में इसलिए इतनी सहन शक्ति आ गई है कि अगर आप बिना एनेस्थीसिया के भी आप मेरा पैर काट दोगे तो मैं सह लूंगी। उसके इस दृढ़ संकल्प को वो देखते हैं डॉक्टर्स और उसकी मदद करते हैं। और क्या करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, ब्लड तो था नहीं, तो जो डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, वो एक एक यूनिट ब्लड अरुणिमा सिन्हा को देते हैं। क्योंकि आप भी देखोगे अगर कोई संकल्प लेता है तो सभी उसकी मदद करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा की मदद की जाती है और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली होता है, क्योंकि वो नेशनल प्लेयर रह चुकी 7 टाइम, है ना, वॉलीबॉल की। तो क्या होता है, गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है, आगे उनको दिल्ली एम्स में भी एडमिट किया जाता है। जब वहाँ पे एडमिट होती है तो वहाँ पे वो न्यूज़ सुनती है। क्या न्यूज़ सुनती है पता है आपको? पता है, मैंने शुरू में बताया कि क्यों उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया, पर न्यूज़ में आता है कि अरुणिमा सिन्हा विदाउट टिकट थी और उनको क्या किया गया, वो टीटी को आगे देखी और वो ट्रेन से कूद गई। बताइए कि उनको अच्छा लगा होगा? स्वाभाविक है। ठीक है, एक दिन ये न्यूज़ आता है, दूसरे दिन न्यूज़ आता है कि अरुणिमा सिन्हा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अच्छी बात है क्या? नहीं है। कितनी बुरी हालत होगी। अब आप सोचिए, एक पैर उनका कटा हुआ जहाँ पे उनको प्रोस्थेटिक लेग्स लगा दिए जाते हैं, आर्टिफिशियल लेग लगा दिए जाते हैं। दूसरा पैर जहाँ पे उनकी हड्डियाँ टूटी हुई है, उनको वहाँ पे स्टिचेस लगे होते हैं, है ना, मेटल के स्टिचेस लगे होते हैं। बाकी सब मैंने हाल बताया क्या हालत है उसकी। वो वहाँ पे उन सबसे कहती है जो जिन्होंने उनके लिए ऐसा कहा होता है, क्योंकि आज आपका दिन है, आप बोल लो। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा दिन होगा और मैं तब बोलूँगी। आपने किसी ने भी अरुणिमा सिन्हा को नहीं सुना है, आप एक बार जरूर यूट्यूब खोलिए, उनको सुनिए। ये हुआ, उसके बाद अरुणिमा सिन्हा करीब 4 महीने दिल्ली एम्स में रहती है। उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, वो घर नहीं जाती है। बछेंद्री पाल का नाम आप लोगों ने सुना है, वो पर्वतारोही है ना। तो क्या करती है अरुणिमा सिन्हा, सीधे जाती है किनके पास, बछेंद्री पाल के पास। और बताइए अरुणिमा सिन्हा की हालत कैसी है? अभी ढंग से वो चलने की स्थिति में भी शायद नहीं रही होगी, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने हॉस्पिटल में सिर्फ 2 दिन में ही चलने की प्रैक्टिस कर ली थी। कोई दूसरा होता तो कर पाता? बिल्कुल नहीं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने नहीं किया। और वो बछेंद्री पाल के पास गई। बछेंद्री पाल उनकी हालत देख के बोली, बेटा अब मत करो। लेकिन बछेंद्री पाल उनसे कहती है कि नहीं, मुझे तो क्या पता करना है, एवरेज पता करना है ना, जो सबसे ऊंची चोटी है उसको पता करना है। तो फिर बछेंद्री पाल के साथ में वो ये भी कहती है कि अरुणिमा, अगर तुमने कह दिया कि तुमने एवरेज पता कर लिया तो तुमने तो कर लिया, लेकिन अब जब तुम एवरेज पता करोगी तो किनके लिए करोगी? दुनिया वालों के लिए करोगी, है ना। तो फिर इसके बाद क्या होता है, अरुणिमा सिन्हा जो है वो अब तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हम लोग के पास जिनके 2 हाथ पैर हम सही सलामत है, सोचिए उनको इतनी दिक्कत होती है ना, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और उनकी तो हालत कैसी है आप तो जान ही चुके हैं। तो फिर वो बहुत मेहनत करती हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, जब वो स्टार्ट करती हैं पहाड़ पर चढ़ना, तो जिस जगह पे जो आम इंसान है तो 2-3 मिनट में पहुँच जाते थे, उनको करीब 3 से 4 घंटे लगते थे, है ना। तो वो, लेकिन उन्हें कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। सभी ने ये सोचा कि उनका मनोबल तोड़ते हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा हमेशा कभी भी अनबिटेबल नहीं, कभी पराजित नहीं हुई, कभी भी टूटी नहीं, है ना। और हमेशा अनस्टॉपेबल, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रही, किसी को ब्लेम नहीं किया, बस अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहे। और उन्होंने इतनी मेहनत की कि
एवरेस्ट पर चढ़ने लगी। और क्या होता है, आपको तो पीक पे जाना है, तो आप एकदम से चले जाओगे क्या? नहीं जा सकते। तो क्या होता है, कुछ बेस कैंप्स होते हैं। तो एवरेस्ट पे जाने के लिए सिर्फ 4 बेस कैंप होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, रुकना होता है, और मान लो आप बहुत आगे नहीं जा पाए तो आपको नीचे आना, तो नीचे आ जाओ, और जैसे भी तो कंडीशन देखिए। तो मैं आपको सीधे बताती हूँ, जो हर्लिमा सिन्हा जो है रात के 1 बजे करीब वो 4th बेस कैंप पे जब पहुँचती है ना। और वहाँ का एरिया जो है वो डेथ जोन के नाम से जाना जाता है। जब वो वहाँ पे पहुँचती है, एक्चुअली जितने भी हमारे पर्वतारोही हैं उनको वहाँ तक जाने में मदद करते हैं शेरपा जो होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इसको, आप बुक वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता है, नेपाल की तरफ से वो गई थी एवरेस्ट की चढ़ाई की भी। तो वहाँ पे क्या होते हैं, शेरपा जो होते हैं उनकी मदद करते हैं। वो देखती है कि वहाँ पे भी ऐसे टेंट लगे हुए होते हैं, तो वहाँ टेंट से क्या होता है, बॉडीज निकाल रहे होते हैं। तो काफ़ी लोगों की डेथ हुई रहती है। तो उनका शेरपा जो कहता है, अर्निमा बस तुम यहाँ रुक जाओ, इससे आगे मत जाओ। लेकिन अर्निमा रुकती क्या? नहीं, उनको तो आगे बढ़ना था। वो फिर आगे बढ़ती हैं, फिर जाते हैं। आप लोग देखे होंगे ऐसे तार बंधे हुए होते हैं, कमर से बंधा हुआ रहता है, और पर्वत के ऊपर चढ़ती हैं। तो अर्निमा से चढ़ रही होती है, उसके जस्ट सामने एक बांग्लादेशी रहते हैं। तो क्या होता है, जो बांग्लादेशी रहते हैं, अब विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पे डेथ्स ऐसे होते हैं जैसे मजाक हो, है ना, क्योंकि ठंड जो होती है वहाँ पे -60 डिग्री होती है। आप सोचिए, हमारे यहाँ अगर टेम्परेचर जो है 20 डिग्री हो जाए तो हम लोग क्या होते रखते हैं, काफी लग जाते हैं। और वहाँ पे -60 डिग्री है ना, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बहुत लोग तो ठंड की वजह से ही मर जाते हैं। अर्निमा सिन्हा के सामने जस्ट बांग्लादेशी होती है, जो ठीक उनके रोड पे उनकी डेथ हो जाती है। तो बस वहाँ है, उनकी डेथ हो गई। फिर शेरपा कहता है, अर्निमा चलो, जिंदगी रहेगी तो तुम फिर वापस आ जाओ। अर्निमा कहती है, नहीं, मुझे तो एवरेस्ट पता करनी है। अपना रोप निकालती है कमर से और उसके आगे लगाती है, और फिर वो आगे रोप से फिर चढ़ने लगती है। और फिर शेरपा एक बार उसको फिर मना करता है कि अर्निमा रुक जाओ। इस बार शेरपा ने क्या देख लिया था कि अर्निमा के पास ऑक्सीजन सिलेंडर में उतना ऑक्सीजन नहीं है कि वो पीक पे जाके वापस आ सके। लेकिन अर्निमा, जिनकी माँ और बछेंद्री पाल ने कहा था, बेटा जब तुम ऐसे कंडीशन में हो कि तुम्हें ये ना सोचे कि क्या करो, तो पीछे देखना कि तुम कितनी दूर आई हो, और एक कदम जरूर बढ़ना आगे जाने के लिए। वो अपना एक कदम आगे लेती है, और फिर वो एवरेस्ट पीक पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर वो कहती है, क्योंकि वो कितने मशक्कत से आई है, अब उसको ये भी पता है कि इस जगह पे आके क्या वो वापस जा पाएगी, बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करती है, अपनी जेब से वो कैमरा निकालती है। आप विश्वास करोगे, इस कैमरे का वेट कितना होता है, 1 kg। जहाँ पहाड़ पे सिर्फ अपने शरीर को लेके जाना कितना मुश्किल होता है, वैसे कंडीशन में फिर भी वो एक कैमरा लेके जाती है, और शेरपा से कहती है कि तुम फोटो लो। वहाँ तक भी ठीक था। अर्निमा कहती है, नहीं तुम वीडियो बनाओ। शेरपा फिर चिल्लाता है, अर्निमा चलो यहाँ से। एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे 11 बजे तक वहाँ से निकलने आना होता है एवरेस्ट की पीक से, उसके बाद बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है वहाँ पे। तो अर्निमा कहती है कि वो जान चुकी है, बहुत मुश्किल है उसको बच के जाना। वो कहती है कि तुम वीडियो बनाओ। मैं अपने देश के युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ। क्या संदेश देना चाहती हूँ कि मेरी हालत ऐसी है, जब मैं इस पीक तक आ सकती हूँ तो आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। ऐसे करके अर्निमा कहती है, और उसके बाद फिर वो दोनों वापस आने लगते हैं। उसका सिलेंडर खत्म हो जाता है। अर्निमा क्या करे, सांस लेने के लिए कभी अपने चेहरे को बर्फ के अंदर घुसाती है, कुछ भी। शेरपा को भी आवाज़ लगाती है। तभी ये होता है कि जो एक ब्रिटिश होते हैं वो 2 सिलेंडर लेके जा रहे होते हैं। उनको लगता है कि मुझे एक सिलेंडर की अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सिलेंडर को फेंक देते हैं। तो उस सिलेंडर को जो फेंकता है वो अर्निमा को लेके आती है, और उसके बाद भी अर्निमा को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है नीचे तक आने के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे, जब अर्निमा ने एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए स्टार्ट की थी, उसके बाद वो घर वापस कभी नहीं लौटी, जब तक कि उन्होंने एवरेस्ट फतह नहीं कर लिया। तो ये थी अर्निमा सिन्हा की कहानी। बहुत जोरदार तालियां बजा दी जाएं। देख रहे हो लाइफ में कितनी मशक्कतें, कितनी मुश्किलें आती हैं। आपको क्या करना है, हमेशा अपना मनोबल बढ़ा के रखना है। आप बच्चों से निवेदन रहेगा मेरा, सभी मोबाइल सभी यूज़ करते हो, बेटा लिमिट में करना। अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना कि उसमें ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत की बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने मन को बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग बना लो और मत देखो। मोबाइल का यूज़ करो, उन्हीं चीज़ों के लिए करो, वो आपका दोस्त बन सकता है ना।
आप विश्वास नहीं करोगे, अरुणिमा जब वापस माउंट एवरेस्ट से अपने बेस कैंप पहुंचती है तो वहां पे भी लोगों ने क्या कहा उससे पता है आपको कि अरुणिमा क्या जरूरत थी तुम्हें एवरेस्ट पता करने की। मतलब ये नहीं कि उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए, बिल्कुल नहीं। तो आपको पत्थर तो मिलते रहेंगे जो आपको हमेशा नीचे लाने की कोशिश करेंगे, बट दृढ़ संकल्प रखिए, है ना। किसी को ब्लेम मत कीजिए, किसी से कंप्लेन मत कीजिए, साथ में अपने लाइफ में कभी भी एक्सक्यूजेस को तो आने मत दीजिए कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ये फंक्शन हो गया तो हमारे ये टेस्ट हमने